नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। इस दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम भारत की एकता एवं अखंडता को फिर से कभी विखंडित नहीं होने दें और सदैव जो है एकता और अखंडता को बनाए रखें और अंग्रेजों जैसे दूसरे किसी भी देश को अपने देश के अंदर प्रवेश नहीं करने दें। आज के इस एपिसोड में हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानेंगे, यानी कि जोनल काउंसिल्स के बारे में जानेंगे। जोनल काउंसिल्स एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी के बुकों में कवर नहीं किया जाता है और क्षेत्रीय परिषद से जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं प्री मेंस इंटरव्यू में, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। विस्तार से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानेंगे। क्षेत्रीय परिषद कितने प्रकार के हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक है या सांविधिक निकाय है। इन सभी पहलुओं पर फोकस करेंगे। साथ ही हम ये बताएंगे आपको कि क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय परिषद को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी कि क्षेत्रीय परिषद के कार्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्लाइड में जो पहला पॉइंट है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, न कि संवैधानिक। इसका सीधा मतलब हुआ, सांविधिक निकाय का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाकर जो है इनका गठन किया गया है क्षेत्रीय परिषदों का। अगर भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत ये स्थापित किए गए होते तो हम कहते कि ये संवैधानिक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट इनको कानून बनाकर स्थापित करती है तो उसको हम बोलेंगे सांविधिक निकाय, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ बॉडी होगा BODY बॉडी। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का ही विस्तार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो 1950 में भारत में 4 कैटेगरी के स्टेट थे, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। इन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे थे जो भाषा के आधार पर स्थापित होना चाहते थे, एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसके बाद से जो है भारत में कई भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, जिनका काम यही था कि जो राज्य मांग कर रहे हैं कि हमें जो है भाषा के आधार पर पृथक कर दिया जाए, इन सभी मुद्दे जो उस समय क्षेत्रीय मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे राज्य को स्थापित करने के पीछे, उसी के संदर्भ में विचार करना था। और इसी के सिलसिले में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। तो उसी अधिनियम में जो है क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई थी। दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद यानी कि नॉर्थ जोनल काउंसिल, मध्य जोनल काउंसिल, पूर्वी जोनल काउंसिल, पश्चिमी जोनल काउंसिल और दक्षिणी जोनल काउंसिल। तो कुल 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषद हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। भारत जो है ना, भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया गया है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरे को मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरे को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथे को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और 5वें को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का नाम दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें सम्मिलित है क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप। इसका सीधा मतलब हुआ कि हम जब भी जोनल काउंसिल का गठन करेंगे तो कई चीजों को हम देखेंगे, जिसमें पहला है क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप, यानी कि सेम प्राकृतिक स्वरूप वाले जो राज्य होंगे उनको एक श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, वे प्राकृतिक स्वरूप उनका लगभग एक जैसा है,
इसलिए जो है उनको जो है आप पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी तरह नदी अफवाह तंत्र, संचार के साधन, सांस्कृतिक तथा भाषाई बहुलता। संचार के जो साधन हैं, भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां संचार के साधन नहीं पहुंच पाए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को भी उस संचार के साधन के अभाव के कारण जो है एक समूह बनाया जा सकता है। इसी तरह सांस्कृतिक तथा भाषाई बहुलता, यदि राज्य जो किसी क्षेत्र विशेष के जो राज्य हैं उनमें सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता काफी ज्यादा है, उनमें तरह तरह के विवाद खड़े होते रहते हैं, तो उनके लिए भी एक जो है रीजनल काउंसिल की स्थापना की जा सकती है। इसी तरह आर्थिक विकास का स्तर एवं आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है। मिला जुलाकर क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोगों के बीच जो है, राज्यों के बीच जो है सामंजस्य बनाकर विकास के दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि सुझाव देता है क्षेत्रीय परिषद। इससे आप क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्रीय परिषद में सदस्य कौन होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद में जो सदस्य होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा, ये पीटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। दूसरा जो पॉइंट है, सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी सदस्य राज्यों से 2 अन्य मंत्री, यानी कि प्रत्येक राज्य जो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल है, और भारत के राज्य हैं तो शामिल होना ही है, मैक्सिमम स्टेट इसमें शामिल है, तो सभी सदस्य जो क्षेत्रीय परिषद में भाग लिए हैं उनके राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ जो राज्य कैबिनेट होगा उसके 2 अन्य मंत्री भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री के अलावा। इसके अलावा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रशासक हैं, जैसे मान लीजिए पांडिचेरी का किरण बेदी जो है प्रशासक हैं, तो वो भी शामिल होंगी। इसी तरह जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, यहाँ के जो भी प्रशासक होंगे वह शामिल होंगे। केंद्र सरकार का गृह मंत्री जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष आपको जो है पूछा जाए तो आप कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो केवल इसके बैठकों में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, यानी कि उन्हें इस क्षेत्रीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों में मत देने का अधिकार नहीं होता। तो वे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे इस स्लाइड में हम। तो नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो है आपका क्षेत्रीय परिषद में शामिल होता है, जो सलाहकार की भूमिका निभाता है। साथ ही साथ क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जो भी क्षेत्रीय परिषद बनेगा, आप जानते हैं कि भारत को संपूर्ण क्षेत्र को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। तो जिस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य शामिल होंगे, उन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव जो होंगे वह भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य के रूप में भाग लेंगे, लेकिन वे केवल सलाहकारी सदस्य होंगे। उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा किसी भी संबंधित टॉपिक पे जो क्षेत्रीय परिषद में लिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त भी होंगे, यानी कि क्षेत्रीय परिषद में जो भी राज्य शामिल हैं, प्रत्येक राज्य के जो विकास आयुक्त होंगे वह भी सलाहकार के रूप में शामिल होंगे। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि बिहार जो है क्षेत्रीय परिषद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आ रहा है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में और भी राज्य आ रहे होंगे। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आ रहे हैं उनके सभी के विकास आयुक्त भाग लेंगे। साथ ही साथ मुख्य सचिव जो होंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भाग लेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का जो उद्देश्य है वह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों
तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में केंद्र में अलग सरकार पार्टी की रहती है और राज्यों में जो है कभी कभी सेम रहती है तो कभी कभी अलग रहती है। तो जब केंद्र स्तर पे अलग पार्टी की सरकार बनती है और राज्य स्तर पर अलग पार्टी की सरकार बनती है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पे भी प्रशासक जो है केंद्र सरकार के जाते हैं। तो केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में तो कोऑर्डिनेशन बैठ पाता है, लेकिन कभी कभी विवाद भी खड़ा हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं कि मान लीजिए कोई केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रशासक जो है, जो केंद्र में सरकार थी पहले उसके द्वारा नियुक्त किया गया है और सरकार बदल गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो उस स्थिति में जो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होगा और केंद्र सरकार होगा, केंद्र सरकार के बीच विवाद खड़े हो सकते हैं। किसी किसी मुद्दे पर उनको जो है मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। कभी केंद्र सरकार के बात से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक सहमत न हो, तो इस तरह की कंडीशन बन सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार में भी आप जानते हैं कि अलग पार्टी की जब सरकार रहती है और केंद्र में जो है अलग पार्टी की सरकार, तो उस स्थिति में भी योजनाओं को इंप्लीमेंट करते समय विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो इस तरह के जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं या किसी मुद्दे पर जो है विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इसी तरह के मुद्दे पर जो है किस तरह विवादों को निपटा दिया जाए और उनमें तालमेल स्थापित करके विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य या कार्य क्या है। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो पहला उद्देश्य है, देश के एकीकरण की भावना का विकास करना, यानी कि भारत में जो लोग हैं ऐसी योजनाओं का बनाने का सलाह देना और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों के बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन स्थापित करना ताकि देश के एकता एवं अखंडता बनी रहे और देश के सारे लोगों में एकीकरण की भावना का विकास हो सके। तो क्षेत्रीय परिषद का पहला काम क्या है? देश के एकीकरण की भावना का विकास करना। दूसरा कार्य है तीव्र राज्य भावना जैसे कि क्षेत्रवाद, भाषाई तथा अतिवाद जैसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने में सहायता करना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उसमें निवास करने वाले लोगों के बीच लोगों के मन में क्षेत्रवाद और भाषावाद की भावना जो है बहुत ज्यादा प्रबल रहती है। उदाहरण के रूप में जैसे जो बिहार के लोग हैं और जो केरल के लोग हैं, तो बिहार के लोग जो हैं अपने क्षेत्र से जो है बिहारी के नाम पे जो है लड़ लेते हैं। उसी तरह केरल के लोग हैं वो भाषा के आधार पे जो है अगर उनके भाषा को वो अपने भाषा को जो है नॉर्थ इंडिया के भाषा से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरह की जब भावनाएं रहेंगी भारत में निवास करने वाले अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच दूसरे राज्य के प्रति, तो उससे क्या होता है, उससे जो है भाषावाद की भावना प्रबल होती है, क्षेत्रवाद की भावना प्रबल होती है। क्षेत्रवाद की भावना का मतलब यह है कि हमारी बिहार की मिट्टी जो है वह अन्य राज्यों की मिट्टी से ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे ज्यादा ब्रेन आता है। इस तरह की अगर भावना आपके मन में आ रही है तो यही भावना जो है क्षेत्रवाद की भावना है और इस भावना से जो है आप दूसरे राज्य के जो लोग हैं उससे अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। इसी तरह भाषा के आधार पे भी आप कह सकते हैं कि हमारी भोजपुरी जो भाषा है वह अन्य जो राज्य के कन्नड़ भाषा है या तमिल है उससे श्रेष्ठ है, इसमें ज्यादा मजा आता है। तो ये भी जो है भाषाई प्रवृत्ति हो गई। इसके आधार पे भी जो है देश में विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, भारत की एकता और अखंडता की जो भावना है वह प्रभावित हो सकती है। और यह जब अतिवादी श्रेणी पर पहुंच जाता है कि हमारा क्षेत्र जो है ज्यादा पवित्र है, हमारा क्षेत्र जो है ज्यादा आगे है, तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं लोगों के मन में
उसको या राज्य सरकारों के बीच उसको दूर करने के लिए भी क्षेत्रीय परिषदों का एक महत्वपूर्ण काम है। तो क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य के अंतर्गत ये भी आ जाएगा कि तीव्र राज्य भावना जैसे कि क्षेत्रवाद, भाषाई तथा अतिवाद जैसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने में सहायता करना। तीसरा है राज्यों की सीमाओं तथा अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित विवादों को सुलझाना। कभी कभी राज्य सरकारों के सीमाओं के बीच भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह कभी कभी परिवहन से संबंधित विवाद भी उत्पन्न होते रहते हैं विभिन्न राज्य सरकारों के आपस में। तो इस तरह की जो विवाद हो रहे हैं इनको भी जो है क्षेत्रीय परिषद सुलझाने का काम करता है। तो क्षेत्रीय परिषद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि जो भारत में राज्य हैं अगर उनके बीच किसी प्रकार की सीमा विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी कि या परिवहन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद, तो उसको भी सुलझाने का काम जो है क्षेत्रीय परिषद करता है। चौथा ऑप्शन है बड़ी एवं प्रमुख योजनाओं को सफल बनाने के लिए आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय परिषद, जैसा कि आप जानते हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर। ये क्षेत्रीय परिषद जो है भारत में जो केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं इनको कैसे सफल बनाना है इसके बारे में भी वह जो है केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव देकर आपसी तालमेल को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ उनके रिश्तों को भी सुधारने के लिए सुझाव देता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मनरेगा है। मनरेगा जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा योजना है, तो उसका जो पैसा आ रहा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे वह सफल होगा, कैसे जो बेरोजगार लोग हैं उनके पास उनको काम मिलेगा, इन सभी के बारे में जो है क्षेत्रीय परिषद भी जो है केंद्र व राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पांचवा है देश के अलग अलग हिस्सों के बीच आर्थिक सामाजिक विकास में संतुलन स्थापित करना। यानी कि देश का एक हिस्सा जो है काफी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से विकसित होता जा रहा है और दूसरा जो हिस्सा है यानी कि स्टेट है वो पिछड़ा होता जा रहा है। तो इस स्थिति में भी जो है क्षेत्रीय परिषद इस पर जो है सलाह मशविरा करता है सरकारों को, और कैसे इनके बीच संतुलन ला दिया जाए, यानी कि सभी बराबर आर्थिक सामाजिक विकास का स्तर प्राप्त कर सकें, इनको कैसे संतुलित किया जा सकता है इस पे भी सुझाव देता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो 5 क्षेत्रीय परिषद, उनका मुख्यालय कहाँ है, और ये जो है प्री एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस स्लाइड पे जो अगला स्लाइड मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं उस पे आप फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय एवं उनमें शामिल राज्य, तो हम लोग जान चुके हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। पहला है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। इसमें जो राज्य शामिल हैं वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आप इस समय शामिल कर लीजिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा चंडीगढ़, ये सभी जो है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। और उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसी तरह दूसरा क्षेत्रीय परिषद है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसको मध्य क्षेत्रीय परिषद भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है, और इसके अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जो है इसके अंतर्गत शामिल है। इसी तरह तीसरा जो क्षेत्रीय परिषद है उसको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसके अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं वे हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। इसी तरह चौथा क्षेत्रीय परिषद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसमें जो शामिल राज्य हैं और या संघ राज्य क्षेत्र हैं उसमें शामिल हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली,
तथा दमन व दीव। इसी तरह पांचवा जो क्षेत्रीय परिषद है वह है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। इसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तेलंगाना, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। इस एपिसोड के माध्यम से आशा करता हूं कि क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है या जो पूछे जाते रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसको सॉल्व करने में आप सक्षम महसूस जरूर करेंगे अगर आप ध्यान से इस एपिसोड को देखे होंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, इन सभी पर हम लोग फोकस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आने वाले समय में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको हल करने में सक्षम महसूस करेंगे। तो इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत। कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा। कोरोना संकट के बीच अपना ख्याल रखिए, लापरवाही बिल्कुल ही मत बरतिए, क्योंकि सतर्कता ही कोरोना से वर्तमान समय में बचाव का एकमात्र तरीका है। जय हिंद, जय भारत।